सुप्रभात। आज के क्लास में हम लोग शुरू कर रहे हैं पार्टनरशिप के डिफिनीशन एंड पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो ये जो पार्टनरशिप का हमारा डिफिनीशन है, वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में दिया गया है। मतलब हम लोग जो भी ये डिफिनीशन पढ़ रहे हैं, वो डिफिनीशन एज इट इज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में दिया गया है। क्या कहता है डिफिनीशन? एक बार आके पढ़ते हैं। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरीड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इस डेफिनेशन को अगर सही तरीके से समझना है तो इसी डेफिनेशन को कैरेक्टरिस्टिक्स के फॉर्म में समझा जा सकता है। तो हम लोग जो ये डेफिनेशन है, इसको एक-एक करके कैरेक्टरिस्टिक्स के फॉर्म में समझते हैं। जो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो है हमारे पास टू और मोर पर्सन्स का। मतलब पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कम से कम 2 पर्सन की क्या होगा? आवश्यकता होगी। मतलब पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस क्लास 11th में हम लोग जो पढ़े थे सोल प्रोप्राइटरशिप, उससे थोड़ा डिफरेंट है। सोल प्रोप्राइटरशिप में हम लोग जिस फॉर्म ऑफ बिजनेस को पढ़े थे, वो उस फॉर्म ऑफ बिजनेस में कोई सिंगल आदमी ही उस बिजनेस का ओनर होता था। पर पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में कम से कम 2 व्यक्ति जो होंगे उस फर्म के ओनर होंगे, जिनको हम लोग पार्टनर बोल रहे हैं। तो इसलिए पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए एटलीस्ट 2 पर्सन्स की रिक्वायरमेंट होगी। और क्या लिखा गया? दीज़ पर्सन मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कंट्रैक्ट। मतलब हम लोगों को जो ये पार्टनरशिप में कौन-कौन पर्सन एज़ ए पार्टनर आ सकते हैं, वो क्या होने चाहिए? वो माइनर नहीं होने चाहिए, वो पर्सन ऑफ साउंड माइंड होने चाहिए और तीसरा नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होना चाहिए। मतलब आप किसी भी फर्म में पार्टनर बन सकते हैं अगर आप माइनर नहीं हैं, आपका माइंड साउंड है और आप लॉ के द्वारा डिस्क्वालिफाइड नहीं है। मतलब अगर इन तीनों कैटेगरी से आप बच रहे हैं तो आप किसी भी फर्म में क्या बन सकते हैं? पार्टनर। और मिनिमम जो पर्सन रिक्वायर्ड है पार्टनरशिप में वो तो 2 है, पर मैक्सिमम जो है वो एट प्रेज़ेंट अभी कितना है? 50। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि पार्टनरशिप में मिनिमम कितने पर्सन होने चाहिए तो 2 और मैक्सिमम एट प्रेज़ेंट अभी है 50। और वो पर्सन कौन-कौन नहीं हो सकते? तो सर जो माइनर है वो भी पार्टनर नहीं बन सकता, जो पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है, वो भी पार्टनर नहीं बन सकता और वैसा कोई भी पर्सन जो कि डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है, वो भी किसी फर्म में पार्टनर नहीं बन सकता। ठीक? आगे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा है क्या? ए सिंगल पर्सन कैन नॉट फॉर्म ए पार्टनरशिप। मतलब ये वही वाला लाइन हो गया कि किसी फॉर्म ये पार्टनरशिप में कोई सिंगल व्यक्ति जो है खुद पार्टनरशिप को स्टार्ट नहीं कर सकता, उसको एटलीस्ट 2 पर्सन्स की आवश्यकता होगी। आगे चलते हैं। तो दूसरा जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है एग्रीमेंट का। और एग्रीमेंट में यहाँ लिखा हुआ है ओरल और रिटेन। अब इसका मतलब क्या हो गया कि पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स हैं, जैसे मान लीजिए 3 व्यक्ति ए, बी, सी, ये तीनों पर्सन एज ए पार्टनर किसी फर्म में एंटर कर रहे हैं। अब इन तीनों के बीच में जो एग्रीमेंट होगा कि हम लोग क्या कैसे बिज़नेस करेंगे, कितना पैसा लाएँगे, कौन-सा बिज़नेस करेंगे, प्रॉफ़िट कैसे बाँटेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं एग्रीमेंट। ये जो एग्रीमेंट होगा वो पार्टनरशिप में ओरली भी हो सकता है और रिटेन भी हो सकता है। मतलब अगर एबीसी तीनों पर्सन एज ए पार्टनर वो डिस्कस कर रहे हैं कि हम लोग 2-2 लाख रुपया लाएँगे और प्रॉफिट को बराबर बाँटेंगे। ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है उन लोगों के बीच में ये ओरली हो रहा है। तो पार्टनरशिप में जो ओरल एग्रीमेंट है वो भी उतना ही वैलिड है जितना रिटेन एग्रीमेंट वैलिड है। इसका मतलब हो गया कि पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिज़नेस में जो एग्रीमेंट होगा वो ओरली भी हो सकता है और उनके द्वारा एग्रीमेंट को अगर हम लोग कहीं लिख लें किसी स्टाम्प पेपर पे तो वो हो जाएगा रिटेन एग्रीमेंट। क्या लिखा है? पार्टनरशिप अराइजेज फ्रॉम ए कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट नॉट फ्रॉम स्टेटस। मतलब अगर मान लीजिए जैसे होता है कि कोई पिता किसी फर्म में पार्टनर है तो उनका पुत्र भी किसी फर्म में पार्टनर होगा, ये ऐसा सीन पार्टनरशिप में नहीं है। पार्टनरशिप में जो कोई व्यक्ति पार्टनर बनता है वो एग्रीमेंट के थ्रू बनता है। ठीक? मतलब जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में क्या होना आवश्यक है? एक एग्रीमेंट है। आगे क्या लिखा है? एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटेन। और रिटेन के आगे लिखा है प्रिफरेबल फॉर लीगल सेफ्टी। मतलब पार्टनरशिप में हमेशा जो प्रिफर्ड एग्रीमेंट का फॉर्म है वो है रिटेन। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप जो है एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है। आज नहीं तो कल हो सकता है लड़ाई पार्टनर्स के बीच में होगा। तो जो ओरल एग्रीमेंट है उसको कोर्ट
एज़ ए क्लेम एक्सेप्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जब मान लीजिए एबीसी तीनों में झगड़ा हुआ, ये लोग कोर्ट गया और कोर्ट ने बोला कि हम लोगों के बीच में ये एग्रीमेंट था, देखिए ये नहीं मान रहा। तो कोर्ट सबसे पहले उन लोगों से पूछेगा कि आप लोग अपना-अपना एग्रीमेंट दिखाइए। अब चूँकि उन लोगों का 1 साल पहले एग्रीमेंट ओरली था, तो कोर्ट तो उस टाइम ओरल एग्रीमेंट के टाइम प्रेज़ेंट नहीं था, तो कोर्ट इसके बेसिस पे कोई डिसीज़न नहीं दे पाएगा। इसलिए पार्टनरशिप में जो प्रिफर्ड फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट है, वो है रिटेन। क्या लिखा है आगे? दिस एग्रीमेंट इज कॉल्ड ए पार्टनरशिप डीड व्हेन रिटेन, मतलब अगर पार्टनर लोग चाहे तो एग्रीमेंट ओरली भी कर सकता है और चाहे तो एग्रीमेंट रिटेन भी कर सकता है। और रिटेन एग्रीमेंट जिस जगह लिखा जाता है उस चीज को हम लोग बोलते हैं या उस डॉक्यूमेंट को हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। क्या होता है पार्टनरशिप डीड? आइए एक बार देखते हैं। तो पार्टनरशिप डीड में कुछ-कुछ चीज़ जो है लिखा हुआ, इसके अलावा भी बहुत सारा चीज़ हो सकता है। हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ नोट डाउन कर दिए। तो सबसे पहला होगा नेम ऑफ द फर्म, मतलब किस नाम से वो फर्म ऑपरेट होगा, मतलब पार्टनरशिप फर्म ऑपरेट होगा। दूसरा नेचर ऑफ द बिज़नेस, मतलब किस तरह का बिज़नेस पार्टनरशिप करेगा, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस मेकिंग। तीसरा एड्रेस ऑफ द फर्म, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या हो गया? 11th में हम लोग पढ़े होंगे कि पार्टनरशिप अलग-अलग पर्पस के लिए भी किया जा सकता है। पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप फॉर ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, तो ये ड्यूरेशन हो गया। चौथा हो गया कैपिटल कंट्रीब्यूशन, मतलब पार्टनर्स में सारे पार्टनर कितना-कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बिज़नेस के लिए, वो यहाँ हो गया। पाँचवाँ हो गया पार्टनर्स के बीच में क्या पीएसआर होगा। पीएसआर का मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब कोई भी एक्स-वाई-जेड अगर प्रॉफिट जनरेट हो रहा है बिज़नेस को करने से, तो पार्टनर लोग वो प्रॉफिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपस में, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और लास्ट में है ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पार्टनर, मतलब कौन सा पार्टनर उस फर्म में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी या क्या ड्यूटी को परफॉर्म करेगा। तो ये कुछ चीज़ है जो कंटेंट है किसका? पार्टनरशिप डीड का। इसके अलावा भी बहुत सारा चीज़ लिखा जा सकता है। हम कुछ-कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ को यहाँ पे लिख दिए। मतलब अगर हम लोग थोड़ा चीज़ों को रिवाइज़ करें तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि पार्टनरशिप में एग्रीमेंट जो होगा वो या तो ओरल हो सकता है या रिटेन हो सकता है। रिटेन फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट ज़्यादा प्रिफर्ड है, ठीक? क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप में हो सकता है पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट अराइज़ हो जाए। रिटेन फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट जिस जगह लिखा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। और ये जो चीज़ है, ये सब पार्टनरशिप डीड का क्या हो सकता है? कंटेंट हो सकता है, बहुत बार पूछ सकता है। तो ये पार्टनरशिप डीड को ही हम लोग ना टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं, ठीक? अब तीसरे कैरेक्टरिस्टिक्स की ओर चलते हैं। तो तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो है लॉफुल बिज़नेस। लॉफुल बिज़नेस का मतलब क्या हो गया कि पार्टनरशिप में आप कोई भी ऐसा बिज़नेस नहीं कर सकते जो कि कानून के द्वारा मनाही है। मतलब आप बिज़नेस तो पार्टनरशिप में करेंगे, इसके लिए आपको परमिशन है, पर आपका जो बिज़नेस है वो सरकार के द्वारा तय किए गए कानून के अंतर्गत होना चाहिए। मतलब आप बिज़नेस को करके कुछ ऐसा नहीं कर सकते जो जो कि लॉ के द्वारा मना है। तो क्या लिखा गया है? द बिज़नेस मस्ट बी लीगल या लॉफुल। Partnership cannot be formed for smuggling, drug trafficking, gambling, any illegal activity. If the partnership objective is illegal, the partnership is void. Void का मतलब not permissible by law, आप मान सकते हैं, लॉ का टर्म है। मतलब आप सिंपली यहाँ पे ये बोला गया है कि पार्टनरशिप में आप कोई भी इस तरीका का बिजनेस नहीं कर सकते जो कि कानून के द्वारा जिसका परमिशन नहीं है। फोर्थ क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए एबीसी किसी फर्म में पार्टनर है, उनके बीच में कोई प्रॉफिट पूरे 1 साल बिज़नेस करने के बाद आया। मान लीजिए प्रॉफिट आ गया 1,80,000, तो ये जो 1,80,000 है, इसके बँटने को ही यहाँ पे बोला गया है प्रॉफिट शेयरिंग। तो क्या लिखा गया है? देयर मस्ट बी ए क्लियर इंटेंशन टू शेयर प्रॉफिट्स, मतलब पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट के बँटने का एक क्लियर इंटेंशन होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि 2-3 आदमी ही प्रॉफिट केवल लेगा, बैलेंस पार्टनर को प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। मतलब पार्टनरशिप में जो चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो क्या है कि पार्टनरशिप में पार्टनर्स के विदिन प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होना ज़रूरी है। आगे शेयरिंग लॉसेस इज़ नॉट मैंडेटरी बट इट कैन बी एग्रीड अपॉन, मतलब पार्टनरशिप में ऐसे तो जिस रेशियो में प्रॉफिट बँटता है, उसी रेशियो में लॉस भी बँटता है अगर ड्यूरिंग द ईयर हो गया तो। पर यहाँ जो ये चीज़ लिखा गया है, ये इसका आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे कि अगर प्रॉफिट बँट रहा है, वो तो मैंडेटरी है, पर ज़रूरी नहीं कि हर पार्टनर को लॉस भी बँटे, क्योंकि यहाँ माइनर को लेके कुछ एक्सेप्शन है, जिसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा है मोटिव ऑफ गेन इज़ एसेंशियल।
इफ देयर इज नो प्रॉफिट मोटिव एग्जांपल सोशल सर्विस इट इज नॉट ए पार्टनरशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मतलब पार्टनरशिप चूंकि एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है और बिजनेस का मतलब ही होता है कोई ऐसा एक्टिविटी जिसको जिसको करने से इन रिटर्न आपको अर्निंग हो, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी होना चाहिए। पर पार्टनरशिप में आप कोई भी ऐसा एक्टिविटी नहीं कर सकते जो कि सोशल सर्विस के बेसिस पे है। मतलब समाज की भलाई के लिए आप 3-4 व्यक्ति इकट्ठा होके ये भलाई कर रहे हैं, तो वो पार्टनरशिप नहीं हो गया। क्यों? क्योंकि समाज की भलाई को करने के दौरान आपको प्रॉफ़िट तो मिलेगा नहीं। तो जब प्रॉफ़िट मिलेगा नहीं तो इसका मतलब वो बिज़नेस नहीं हुआ और चूँकि बिज़नेस नहीं हुआ तो पार्टनरशिप के कैटेगरी में फ़ॉल ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप जो है वो एक फ़ॉर्म ऑफ क्या है? बिज़नेस है। तो जब आपका करने वाला काम ही बिज़नेस के कैटेगरी में नहीं आता तो पार्टनरशिप कैसे कहलाएगा? तो ये था पॉइंट नंबर 4 हमारे पास प्रॉफ़िट शेयरिंग। अब आखिरी है हमारे पास म्यूचुअल एजेंसी। 1 मिनट। अब है हमारे पास म्यूचुअल एजेंसी। ये क्या है? दिस इज द कोर प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप। मतलब ये जो है पार्टनरशिप का मेन प्रिंसिपल। कोर का मतलब मेन प्रिंसिपल। एवरी पार्टनर इज बोथ एन एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल। मतलब पार्टनरशिप में सेम टाइम कोई पार्टनर उस फर्म का एजेंट भी है और सेम टाइम उस फर्म का प्रिंसिपल भी है। मतलब अगर मान लीजिए ए बी सी तीन पार्टनर है किसी फर्म में, तो वो तीनों व्यक्ति जो है इस फर्म का मालिक भी है और इस फर्म का एजेंट भी है। मतलब सेम टाइम पार्टनर 2 आइडेंटिटी कैरी करता है, एक एजेंट का और एक प्रिंसिपल का। आगे क्या लिखा है? द एक्ट ऑफ वन पार्टनर डन इन द कोर्स ऑफ बिज़नेस बाइंड्स ऑल द पार्टनर्स इवन इफ वन पार्टनर साइन्स ए डील विथ ए क्लाइंट, ऑल पार्टनर्स बिकम लीगली लायबल। ठीक? मतलब यहाँ प्रिंसिपल के डेफिनिशन को अगर हम लोग पढ़ें तो क्या लिखा है? बाउंड बाय द एक्ट ऑफ अदर। इसका मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए ए, बी, सी 3 पार्टनर था। ये जो है दिल्ली जाके किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गया कि हम अपने फर्म के बदले ना ये कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर रहे हैं। कल होके मान लीजिए अगर उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के दौरान, ठीक, कुछ ऊपर-नीचे अगर हो गया तो भले कॉन्ट्रैक्ट ए किया था पर चूंकि ए इस फर्म के बदले एजेंट बन के किया था, तो ए के द्वारा किया गया भी कोई कॉन्ट्रैक्ट ए, बी और सी तीनों पे समान रूप से एप्लीकेबल होगा। मतलब बी और सी उस टाइम ये नहीं बोल सकता कि चूँकि हम तो आपसे कॉन्ट्रैक्ट किए ही नहीं थे, तो हम इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई पावर नहीं रखते हैं, तो ऐसा नहीं है। चूँकि एबीसी फर्म के अंतर्गत जाके एज़ ए एजेंट वहाँ पे डील किया था, तो भले ए अब खुद गया था, लेकिन ए के द्वारा किए गए काम का जो बाउंडेशन होगा, वो बी और सी पे भी समान रूप से एप्लीकेबल होगा। ठीक? तो ये था हमारे पास पार्टनरशिप का कैरेक्टरिस्टिक्स। आगे हम लोग कुछ और पार्टनरशिप्स के प्रोविजंस के बारे में देखेंगे। धन्यवाद।